नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। अंतरिम जमानत पर जेल से छूटते ही केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हैं। पीएम की उम्र को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि वो पूरे देश में जाकर प्रचार करेंगे। 21 दिनों की सशर्त जमानत पर केजरीवाल बाहर आए हैं। इस दौरान उनका पूरा फोकस प्रचार पर रहेगा और उनके हमले आने वाले दिनों में और भी तीखे होने वाले हैं। हालांकि उन्हें बीजेपी की तरफ से जवाब भी मिल चुका है। ऐसे में मुकाबला में आज सवालों की बौछार है। पहला सवाल, पीएम की उम्र पर सवाल, केजरीवाल के यॉकर पर बीजेपी का छक्का। दूसरा, केजरीवाल को जमानत, इंडिया को ताकत मिलेगी या नहीं? केजरीवाल को जमानत, कितनी बड़ी है आफत, किसके लिए बड़ी है आफत, ये भी सवाल होगा। और तिहाड़ से छूटे केजरीवाल, सिसोदिया, सोरेन का सवाल, उनके लिए अब क्या होगा? सबसे पहले रिएक्शंस देखते हैं और उसके बाद मैं स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनके पास आऊंगी। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसके बाद मैं स्टूडियो में, यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनीषा प्रियम, पॉलिटिकल एनालिस्ट, रामकृपाल सिंह है सीनियर जर्नलिस्ट, नीरज मिश्रा स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, विराग गुप्ता एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, सिद्धार्थ यादव भाजपा के प्रवक्ता जूम से जुड़े हुए हैं, और अनमोल पवार हैं स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के। अनमोल, सबसे पहले आपसे सवाल, कोई भी अटैक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट होता है तो वो हमेशा ऑपोजिशन के लिए बैकफायर किया है, तो क्या ये आम आदमी पार्टी का और इंडिया ब्लॉक का सेल्फ गोल माना जाए? देखिए मारिया जी, जैसा आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की यॉर्कर पे ये अमित शाह जी का सिक्सर है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अमित शाह जी आज हिट विकेट हो चुके हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आप देखिए, अमित शाह जी ने ही 2014 के ये इनके आर्टिकल्स हैं जिसमें इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, और आप इसे भी देख सकते हैं, ये इनकी पूरी फहरिस्त है नेताओं की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था, और मैं उनका ये बयान भी आपको सुनाना चाहूंगा। जी, मैं पार्टी को फॉलो करती आई हुई हूँ काफी सालों से, तो मुझे पता है कि किस तरह के बयान आए थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के इश्यूज को अभी क्यों रेस किया जा रहा है, और इसीलिए मैं नीरज मिश्रा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे पूछूंगी। आरक्षण और संविधान, ये दोनों मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक, खास करके कांग्रेस, भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये जो मुद्दा है, जो एज का मुद्दा है, क्या ये आप भी अब उठाएंगे, और क्या ये मुद्दा अब इलेक्शन को डायरेक्शन देगा? मारिया जी, देखिए, हमारे नेता खड़गे जी और राहुल जी पूरे देश में घूम घूम कर अपनी गारंटीज की बात कर रहे हैं। हम अपने न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें देश के बेरोजगारों को हम पहली नौकरी पक्की देंगे,
हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। और जो पिछले 10 साल में अन्यायकाल चला है, जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार के ऊपर जो मार पड़ी है, और सबसे बड़ी मार करने की जो कोशिश उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट, उस संविधान पर की गई, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने अपना न्याय पत्र जनता के बीच में रख दिया है। लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, वो जो भाजपा की कथनी और करनी का फर्क पिछले 10 साल में देश की जनता देख रही थी, ये उसी के ऊपर एक कदम बढ़कर उन्होंने कहा है। जब बाकी नेताओं के लिए 75 साल का पैमाना है, तो क्या प्रधानमंत्री जी, जो अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता बताते हैं, क्या उनके लिए वो पैमाना बदल दिया जाएगा? लेकिन देश की जनता इस बार जो वोट कर रही है, वो अपनी पहली नौकरी के लिए, वो महंगाई से निजात के लिए। तो फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहिए, ये सब वो मुद्दों से वो भटक तो वही रहे। मारिया जी, देखिए, देश की जनता की समझ पर सवाल मत उठाइए, वो सब समझती है। तो अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया वो किस लिए था? देखिए, अरविंद जी ने जो बात कही, वो तो जो उनका चाल चरित्र है भाजपा का, वो तो उसके ऊपर सवाल उठा दिया। और आप देखिए, जब सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें यह हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अमित शाह का नाम ले लेते। वो तो बोले किसी फलाना के बारे में बोले। अरे, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका नाम तो कम से कम ले लेते। राजनाथ जी ने, जेपी नड्डा जी ने, सबने क्लैरिफाई कर दिया। मनीषा प्रियम, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, भाजपा के लिए ब्रांड नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा ब्रांड है। मोदी वोटर की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि चुनाव, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन एक मोदी वोटर उभर करके आ गया है, जो मोदी के नाम पर, उनकी गारंटी के नाम पर वोट देता है। तो अगर किसी के मन में यह संदेह भी होगा कि मोदी के बाद कौन, वो तो भाजपा ने आज क्लियर कर दिया, तो ये इसका फायदा तो भाजपा को होगा। नहीं, इतना लच्छेदार सवाल का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि 2014, 2019, 2014 में कोई मोदी गारंटी वारंटी नहीं थी, लेकिन एक नारा था। और उत्तर भारत के उन इलाकों में जहां कभी भाजपा का परचम नहीं लहराया, वहां मैंने ये नारे सुने, घर घर मोदी, हर हर मोदी जी। उस बात की अब किसी को याद नहीं। उसके बाद बहुत लोगों ने बड़ी थ्योरीज निकालनी कि ये क्या हुआ, रूरल अर्बन, न्यू मिडिल क्लास, इस तरह की थ्योरीज पहली बार आई। ये इजाद हुई क्योंकि एक विक्ट्री हुई जो अनप्रेसिडेंटेड थी। 2019 में भी एक अनप्रेसिडेंटेड हुई विक्ट्री। उसके बाद, विक्ट्री के बाद लोग लगे लाभार्थी और पैकेट में क्या था वगैरह वगैरह बातें करने। तो कई तरीके हैं जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चुनाव 2 बार बहुत तरीके से जीता है। और इस बार का जो चुनाव जो है वो कुछ अलग दिखता है, क्योंकि 7 फेजेस में है, कई राज्यवार मुद्दे हैं। और बीजेपी भी, देखिए, गौर करिए कि बीजेपी भी खुद भी अलायंसेस पे रिलाई कर रही है। प्रथम फेज में भी जब हम गए तो पीएम के उसकी अलाई थी तमिलनाडु में। तो जब आप अलाइज पर रिलाई कीजिएगा तो छोटे नेता भी जो हैं वो भी आके बयानात देंगे। तो बीजेपी का कैंपेन एक अलग किस्म का कैंपेन है, जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंपेन है, नरेंद्र मोदी का कैंपेन है। लेकिन कई अलग अलग जगह कई अन्य नेता जो हैं वो इधर से भी बोल रहे हैं, उधर से भी। अंत में बात रही, अब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का ये जो स्टेटमेंट है वो अगर सत्य भी है तो उसका टाइमिंग पॉलिटिकल है। और जो काम उन्होंने किया वो, अब मैं तो आज मेरी आपत्ति है कि डिड अरविंद केजरीवाल डिजर्व द अटेंशन ऑफ द टॉप ट्रायो ऑफ द बीजेपी? शुड ही नॉट हैव बीन रिस्पॉन्डेड बाय द दिल्ली यूनिट चीफ? बिकॉज अरविंद केजरीवाल इज एट बेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट? ही इज द लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी, जो कि 2 राज्यों में उसके पास सत्ता है। तो कोई मुख्यमंत्री दूसरा कोई बोल देता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल देते। तो इतना ज्यादा अटेंशन क्यों दिया गया सिद्धार्थ? ये तो आप, ये सवाल जो है अरविंद केजरीवाल ने पत्ता फेंका, बिल्कुल पॉलिटिकल था। अब वो बात सही थी कि गलत थी, कब बोली गई, इतिहास की बात थी, क्या थी, प्रेजेंट में तो अब उसकी कोई चर्चा है नहीं। तो मनीषा प्रियम, इसीलिए मैं सवाल को पूछ रही थी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन उकसा दिया उन्होंने। उसका जवाब जो था, किस सवाल का कब जवाब दिया जाता है, राजनीति में टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल वाज पॉलिटिकली टाइम्ड फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, तो ये पॉलिटिकली टाइम्ड सवाल का जवाब आपके टॉप लीडरशिप को क्यों देने की जरूरत पड़ी सिद्धार्थ यादव? इग्नोर करना था ना, ओवरलुक करना। देखिए मारिया जी, सबसे पहले जो सवाल आज आपने अपने शो में पूछे, मैं उसका जवाब दे दूं। आपने कहा कि यॉर्कर डाली तो उस पर हम छक्का मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनने नो बॉल डाली है, नो बॉल के बाद फ्री हिट आती है। चुनाव से निकल करके, आप जेल से निकल करके आए, चलते चुनाव में ऐसी बातें बहकी बहकी केजरीवाल जी करेंगे, उसका जवाब दे दिया, तो उसकी जवाब की टाइमिंग पर तो प्रश्न पूछा जा रहा है।
पर सवाल की टाइमिंग का मतलब कौन निकालेगा? कोई बात जो गलत है, बनती नहीं। ये टाइमिंग चुनाव, पॉलिटिकल है। ये जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव मतलब अरविंद केजरीवाल जी की, मैं कई बार मेरी संवेदना है उनके साथ, 50 दिन वो जेल में रहे, कई बार बहक जाते हैं, पूरी दिल्ली को दारू में बहा दिया था, वहां जाके अंदर पता नहीं कैसे लोगों की संगत रही होगी। पर बाहर आकर के जब उनका कार्यकर्ता शायद उनसे अपेक्षा कर रहा था कि कुछ तो वो आकर के ऐसे बात बोलेंगे, कुछ तो वो बात करेंगे, वो ख्याली पुलाव निकालने लेकिन लगे। सिद्धार्थ पहली यार, बात तो अगर उन्होंने कह उन्होंने दी, ख्याली पुलाव बोला या चलिए एब्स्ट्रैक्ट बात किया उन्होंने, लेकिन क्या जरूरत था कि आपके जो टॉप 3 हैं वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया? मनीषा प्रियम का यही सवाल है, कोई मुख्यमंत्री को आप बोलते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का तो ये कहना है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो म्यूनिसिपैलिटी के मुख्यमंत्री हैं। नहीं मारिया तो वही जी, जवाब दे उन्होंने देते। देश की, मारिया जी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करी। ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की आदत भी बन चुका है कि वो बार बार प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले। हमारे देश के हमारे बड़े नेताओं ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने, हर किसी ने, और आपके शो पर बैठ करके मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी उनका जवाब दे रहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। मतलब अगर आप इस पर एक अलग आश्चर्य बनाएंगे कि जवाब भी क्यों दिया, मैं तो कहता हूं उनको इज्जत बख्शी हमने, सवाल जवाब दिया, इज्जत सवाल बख्शी, की टाइमिंग और उसमें जवाब कोई गलत नहीं है। का वजन, इस पे चर्चा करते हैं। राम कृपाल जी। देखिए मारिया जी, जो अभी आप मनीषा जी ने भी जो कहा, केजरीवाल कई बार कुछ ऐसा मौका तलाशते हैं कि कुछ ऐसा रिएक्शन आए ताकि उनका कद लगे कि वो एक बड़ी राष्ट्रीय वो पटल पे जा रहे हैं। तो क्या इस बयान से उन्होंने वो चैलेंज किया राहुल गांधी को? मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए बयान को जरा ध्यान से सुनिए। हाँ। केजरीवाल जी जेल जाने से पहले विधानसभा में बोल दिए कि अगर 2024 में हम नहीं हरा पाए तो 2029 में हराएंगे। मतलब कि आपको यह है कि बीजेपी आ सकती है। आज जो उन्होंने फिर एक बार कहा, उससे बहुत क्लियर है कि बीजेपी को, वो बता रहे हैं कि बीजेपी आ रही है और आएगी तो 1 साल के बाद अमित शाह होंगे। रहे लगे हाथों आपने ये भी बता दिया कि बीजेपी मोदी हैं, अगला नंबर 2 अमित शाह है, और फिर आपने योगी का भी नाम ले लिया, एक हेमंत बिस्वा शर्मा का नहीं लिया। कम से कम कल राहुल गांधी ने कहा था, लिख लीजिए भी मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। आज ही केजरीवाल ने कह दिया कि मोदी अगर प्रधानमंत्री, लाइकली कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद अमित शाह। दूसरी बात जो आपके जो वो दिखा रहे थे कि अमित शाह का, उसमें क्लियर कट है, वो पढ़ लीजिए। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है 75 साल, मतलब 75 साल नहीं, जो वृद्ध लोग हैं वो इलेक्शन के दांव पे इससे दूर रहेंगे। मोदी जी 75 के पहले प्रधानमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू करने के लिए कहीं कोई बात नहीं है। तो एक तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी तरह से आज जो केजरीवाल ने जी ने कहा है, वो खुद इंडिया अलायंस के लगातार के क्लेम को खंडन कर रहा है। हाँ, तो ये तो जो आप, फिर वही हमारा दूसरा सवाल है, केजरीवाल की जमानत की वजह से इंडिया को ताकत मिल रही है या इंडिया को वो कमजोर कर रहे हैं? इस बात पर मैं केवल एक लाइन और कह दूं, मेरा यही कहना है कि इंडिया अलायंस जून में शुरू हुआ था, वो बन तो नहीं पाया पूरी तरह से। अब कम से कम ये केजरीवाल ने आके साबित कर दिया कि अलग अलग लोग बयान दे रहे हैं, जो कल राहुल ने कहा है आज केजरीवाल उसका खंडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरज मिश्रा, ये असेसमेंट तो सही है, क्योंकि क्या केजरीवाल को ये लग रहा है कि सारा स्पॉटलाइट राहुल गांधी पर हो रहा है? वो जो कुछ बयान आए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी जो अटैक कर रहे हैं वो डायरेक्टली वो शहजादा कह करके राहुल गांधी को करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की कहीं पे बात नहीं हुई और वो वापस आ गए हैं, तो स्पॉटलाइट तो चाहिए होगी शायद। देखिए, इस सिचुएशन को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। रामकृपाल जी ने बड़े मजेदार तरीके से उस अगर शब्द पे, जिस पे केजरीवाल जी का एम्फेसिस था, उसको गायब कर दिया। उन्होंने तो एस्टैब्लिश कर दिया कि वो कह रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन वो अगर उसमें कीवर्ड था। तो हमारे जो नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब इनकी सरकार तो बन नहीं रही है, क्योंकि देश की जनता ने इस बात को तय कर लिया है कि 10 साल में हमारे साथ सिर्फ झूठ और फरेब हुआ। अब एक ऐसी सरकार हमें चाहिए जिसके अंदर ईमानदारी से बात हो। और मैं एक चीज और एस्टैब्लिश कर देता हूं, क्योंकि अगला सवाल यही आएगा कि केजरीवाल के साथ आगे क्या होगा, क्योंकि 4 जून को तो अब इंडिया की सरकार बन रही है। तो हमारे यहाँ पर नहीं, उनका कहना है कि नहीं बन रही है। नहीं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे वापस। मारिया जी, वो अगर जो कीवर्ड है, हमने तो वो कहा, वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चले। नहीं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, अनमोल पवार से पूछ लेती हूँ, उस पर थोड़ा क्लैरिटी आप दे दीजिए।
तो ये तो मान लिया जी। ना केजरीवाल जी ने कि जो 4 जून को भाजपा की सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार ओथ लेंगे। देखिए, देश की 140 करोड़ जनता जान चुकी कि मोदी जी महाभ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में पनाह देते हैं। जो भ्रष्टाचार दूर करने का दावा करते थे, आज उनकी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में 25 भ्रष्टाचारी धुल के कोई राज्यसभा चला गया, कोई लोकसभा चला गया, कोई इनका नेशनल सेक्रेटरी बन गया। तो सिद्धार्थ जी को इस चीज की चिंता करनी चाहिए कि उनकी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों की फौज बन गई है, लेकिन उन्होंने इस बात का जिसमें जिक्र बड़े नहीं से किया। बड़े, देखिए, जिसमें बड़े से बड़ा अनमोल, भ्रष्टाचारी आज है। उन्होंने पहली अरविंद बार मीडिया केजरीवाल को जी ने- एड्रेस मुझे किया, पूरा करने दीजिए, लेकिन इस मुझे इशू पूरा पे करने रेज नहीं दीजिए। किया। मारिया जी, आज मुझे उनका पूरा करने पूरा दीजिए। स्पॉटलाइट एक इशू देखिए, पर मैं था, वही बता रहा उम्र हूं। का सवाल वो- था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, आप बताइए 400 सीट कैसे आएंगी? दिल्ली में उनकी सीट नहीं आ रही, पंजाब में उनकी सीट नहीं आ रही, बंगाल में उनकी सीट नहीं आ रही, बिहार में उनकी सीट नहीं आ रही। और इन्होंने नारा दिया था 2018 में, 2020 दिल्ली चुनाव में इन्होंने नारा अरे दिया जी, था छोटा सा जवाब। कि इनके इतनी बड़ी आफत हुई है आपके देखिए, लिए, 2000 छोटा सा जवाब 2000 आप जवाब दे पाएंगे? इतने सारे सवाल 2020 पूछे जा रहे हैं आम आदमी में पार्टी की इन्होंने तरफ से। नारा उम्र दिया पर तो था आपके कि आपने इनके अपने टॉप 45 3 को पार फील्ड कर आएंगे। दिया इस बार। सीट आई इनकी 8। मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं 2018 मारिया जी? में। मारिया बोलिए, जी, छोटा बोलिए सा सिद्धार्थ। जवाब दे दूं? जी, मैं सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के साथी, जिनकी पार्टी 15 सीटों पे लड़ रही है, वो 400 का हिसाब मांग रहे हैं। मतलब आप भी ये डिबेट आप करवा रही हैं प्राइम टाइम। मारिया जी का समय जा रहा है अरविंद केजरीवाल को डिस्कस करने में, इस बात का तो मुझे ज्यादा दुख है, क्योंकि जो लोग 15 सीटों पे लड़ रहे हैं वो हमसे 400 सीट का हिसाब मांग रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने बाहर आके भ्रष्टाचार की देश बात की नहीं करी। जनता मांग मेरे रही को है भी, आपसे हिसाब। मैं आपके बीच में नहीं देश बोल की रहा था, आप जनता सुनिए। हिसाब मांग रही है मैं आपसे। सर आपके आप बीच में नहीं बताइए, बोल रहा आप था। दे दीजिए अनमोल जी, हिसाब। अनमोल जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप तो बाहर ही, आपको जेल थोड़ी जाना है कि जल्दी है बोलने की, वो केजरीवाल जी जाएंगे। हम लोग डिबेट करते रह सकते हैं, सुनिए बात को। देखिए दूसरी बात, हमारा अभी तड़ी पार तो अभी नहीं है अब आपके अनमोल जी, नेता की आप तरह तड़ी पार तो नहीं है। ऐसे कैसे हो पाएगी इज डिबेट? इट अनमोल जी सुनिए, इज इट अनमोल अ जी फाइंडिंग ऑफ आप सुनिए गिल्ट? तो बात। वकील हो गए आप, इतने अब गैर अनमोल जी, जिम्मेदाराना बयान देते हैं। अनमोल नहीं जी, नहीं सिद्धार्थ जी को सर, आपने आप बोलने का बताइए। मौका ही नहीं दिया। पहले कैसे इनकी होगा? बात सुन ले। आप मारिया जी, आप मुझे भी जिम्मेदारी बोलने का वाला मौका बयान है दिया या कीजिए ना। गैर आप मुझे जिम्मेदाराना बयान आप है, वो मुझे सुन ले पहले, आप उसके बाद मुझे आप भी तय बोलने करें। का मारिया मौका जी, दीजिए ना। आप मारिया, मुझे अरे क्यों मैंने तो बोला इंटरप्ट ही करते नहीं। हैं? अनमोल जी, मैंने तो बोला ही नहीं 10 सेकंड, आप सुन तो नहीं, लीजिए। मैं बोलिए मारिया सिद्धार्थ, जी जल्दी से से जवाब दें, जी, फिर उसके बाद मैं विराट मारिया को जी, पूछूंगी, जी, क्योंकि मारिया वो जी, यहाँ पर दूसरी स्टूडियो बात। में मौजूद है। आप केजरीवाल अगर जी ने सवाल बाहर पूछते हैं आकर के मारिया जी, तो अनमोल जी जवाब ने देने का मौका दीजिए। अनमोल जी ने तो बहुत कुछ अभी यहाँ पे बोलने की कोशिश करी, और वो भ्रष्टाचार पे भी जा रहे थे। मुझे हंसी बस इसलिए आ रही थी, जो व्यक्ति जमानत पर भी नहीं आया, परमिशन पर आया है कैंपेन की, भ्रष्टाचार के आरोप में, जिसके 2 मंत्री ऑलरेडी अंदर हैं और तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं गए हैं, वो बाहर आकर के खुद भी भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे, पर उनके प्रवक्ता को कहनी पड़ रही है। और बाहर आकर के क्या कह रहे हैं कि भाजपा का सक्सेशन में कौन कौन होगा। अरे जो जेल में थे ये नहीं तय कर पाए कि उनका सक्सेसर कौन होगा, वो आकर के हमारे भैया, भविष्य के आप succession लोग पर बात कर रहे हैं। बंगारू कमाल बात है लक्ष्मण मारिया की जी। लेगेसी कैरी करते कमाल। हो। अब आप बंगारू आपके लक्ष्मण पे जाना, अब और पीछे राष्ट्रीय जाना, अध्यक्ष अब थे, और उससे 4 पीछे साल जाना। की सजा हुई और थी रक्षा दलाली सौदे में, उसकी अनमोल जी लेगेसी देखो, लेके मैं आज अनमोल जी ऐसा उसका नहीं कर विराट सकता। गुप्ता जी, लेगेसी को जरा सवाल बढ़ाते इस हुए पर सारे आए भ्रष्टाचारियों कि को आपकी क्या पार्टी में अब शामिल। सिसोदिया, मनीष सिसोदिया और सोरेन पर भी सवाल आएंगे, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। कैंपेनिंग के ग्राउंड पर इंटरिम बेल मिलना कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, इस बार पहली बार हो रहा है। और जो जस्टिस खन्ना ने जो बेल ऑर्डर में कहा है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो क्या ये प्रेसिडेंट अगले बाकी के नेताओं पर भी अप्लाई होगा? वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप बेल के लिए? देखिए, जो आदेश में लिखा है उससे साफ है कि ये जो प्रेसिडेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और इसके जो 3 पहलू हैं उसको समझना ज़रूरी है कि निश्चित तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूँ कि बेल देना सही था, क्योंकि बेल एक लोगों का अधिकार है। लेकिन कानून का जो शासन होता है उसकी 2 बातें हैं। पहला कि सही बात को सही तरीके से करेंगे, दूसरा समानता से करेंगे। ये बात सही तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि बेल एप्लीकेशन के बगैर इंटरिम बेल मिलना गलत है, ये पहली बात है। दूसरी बात, चुनाव प्रचार का अधिकार कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, नेताओं का कोई विशिष्ट वर्ग नहीं हो सकता। इन 3 लिहाज से ये गलत है। और
बेल के बारे में एक जो बड़ी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं उसके अनुसार बेल लोगों का एक अधिकार है, ये कोई बख्शीश नहीं है कि बख्शीश के तौर पे हम डिस्क्रिशनरी तरीके से इसको दें। और उसमें दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि आने वाले समय में बेल वाला, क्योंकि नए आपराधिक कानून भी लागू हो रहे हैं और जो संविधान में जो जीवन का अधिकार है उसके तहत बेवजह किसी को जेल में रखा नहीं जा सकता। तो दो बातें उसमें जो आएंगी कि ये बोला गया कि आदतन अपराधी नहीं है, और दूसरी बात ये बोली गई कि देर से गिरफ्तारी की गई जांच जब मामला दर्ज होने के बाद। ये दोनों बातें तो बहुत सारे लोगों में होती हैं, और अगर ये दोनों बातें सही हैं तो फिर 40 दिन भी गिरफ्तारी में क्यों रखना पड़ा? ये बातें सही हैं तो फिर उनको 1 जून को क्यों सरेंडर करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में राजनीति और चुनाव जब खत्म हो जाएगा और जब नए आपराधिक कानून लागू होंगे और जेलों में जब 1.5 गुना ज़्यादा लोग जेलों में बंद हैं, तब ये सवाल निश्चित तौर पर आएगा कि जमानत का जो विषय है उस विषय पे एक मनमाने तरीके से संवैधानिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि क्या इसके बारे में स्पष्ट नियम कानून बनने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार। हाँ जी मनीषा, मैं दो बातों पर थोड़ी बातचीत करना चाहूँगी समझने के मुद्दे से, कि जब किसी भी व्यक्ति का, अमूमन पर्सन ए जो कि जेल में बंद है और उसके बेल की जो बात है, उसके बेल को आप डिनाई तब कर रहे हैं इस मामले में जब आप कहते हैं कि ये एक विशेष प्रावधान है और किसी भी तरह से संविधान का जो संवैधानिक ढांचा है उसके हिसाब से लिबर्टी जो है वो एक प्रीसीडिंग प्रिंसिपल है। तो इसमें विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके बेल डिनाई किया जाए या प्रीसीडिंग प्रिंसिपल्स को हम देखें, इस पर कहीं एक संतुलित जो मार्ग है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। दूसरी बात कि जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो इसको तो कहते हैं कि यहाँ बेल नहीं देना चाहिए था, लेकिन बाद में इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो है वो हम कहते हैं कि ये कोई राजा नहीं था, ये कोई रूलर नहीं था, कानून के सामने सब बराबर हैं। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल को इन्वोक, इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, तब हम वो प्रिंसिपल छोड़ के और कहते हैं यहां कुछ आपको विशेष नहीं। तो राज्य जब नागरिक पे कोई कानून इस्तेमाल करेगा तो विशेषाधिकार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन नागरिक जब कहेगा कि इक्वालिटी का प्रिंसिपल या लिबर्टी का प्रिंसिपल या राइट टू लाइफ से रिलेटेड हो, तब आप कहेंगे नहीं मैं विशेषाधिकार। तो कहीं ना कहीं राज्य जब नागरिक पर अपना बल इस्तेमाल करता है तो राज्य पे भी जस्टिसेबल और एक रीजनेबल बैलेंस लगाया जाता है। और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इतना कुछ सोच के एक दिन बिना बोले बेंच उठ गई और मैं देखती रही कि आखिर कहां वो बैलेंस खींचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती कम से कम। नहीं, देखिए दो बातें मैंने पहले बोली थी कि सही बात सही तरीके से होना जरूरी है, और जो बेल के जो नियम हैं वो सीआरपीसी में दिए गए हैं, और जो अंतरिम जमानत का जो नियम है वो सिर्फ इसलिए बना था कि अगर जमानत की अर्जी के डिस्पोजल में विलंब हो तो उसके लिए अंतरिम जमानत का एक प्रबंध उसमें उन्होंने किया है। मेरा अपना बड़ा स्पष्ट मानना है कि देश में लाखों लोग जेलों में बंद हैं और कानून के सामने जब सब लोग बराबर हैं तो जमानत की जो बातें जो इसमें बोली गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं माना जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में नज़ीर माना जाता है। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए ये जो जमानत के जो मापदंड हैं उनका पालन होना चाहिए। तब सही मायने में समानता, जीवन की स्वतंत्रता और जो लिबर्टी है उनका एक निचले स्तर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मुकाबला में चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि उसके बाद इशू तो पॉलिटिकल हो गया है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने छक्का मारा है। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो बीजेपी इज क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इस पर जवाब हम दोनों की तरफ जाएंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। मुकाबला में आपका स्वागत है। अब सवाल पूछेंगे सारे पैनलिस्ट से कि केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद क्या इंडिया ब्लॉक को ताकत मिलती है, और क्या किसकी इनफैक्ट बढ़ रही है आफत। एक तो इशू डाइल्यूट हो रहा है, शायद आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा, और अगर आफत बढ़ रही है तो क्या भाजपा के लिए या इंडिया ब्लॉक के बीच में ही। मारिया जी देखिए, जो कल फैसला आया उस फैसले ने एक बात तो तय कर दी कि इस देश के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक
सिग्नल मिल गया है कि आप वो इररिपेयरेबल डैमेज मत करिए। और जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकल कर आए तो इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि एक वो बढ़िया ओरेटर है। तो जब उन्होंने बात रखी तो आज आप और हम भी इस बात पर बहस कर रहे हैं, लेकिन पिछले 50 दिन के अंदर देश के अंदर मुद्दा जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है और वो मोदी जी का अन्याय है। उसके अंदर जब अरविंद केजरीवाल अब आ गए हैं तो उस लड़ाई को और ताकत मिल जाती है। मिल जाती जी। है। अनमोल पवार, इसमें मुद्दे जो इंडिया ब्लॉक के हैं वो अरविंद केजरीवाल के नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है क्या? देखिए, मुद्दे देश की जनता के हैं और देश की 140 करोड़ जनता के मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो अन्याय किया गया, 750 से ज्यादा किसानों को शहीद होना पड़ा और उन्हें एमएसपी का दाम नहीं दिया गया, उनका कर्ज माफ नहीं किया गया, वहीं पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया। और हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं मारिया जी कि हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और हर वो शख्स इस देश का जो संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखता है, उसे इस देश से तानाशाही हटाने का अवसर मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। और हम जी जान से मेहनत करेंगे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। होता है आज, और आपके जो टॉप 3 हैं वही आकर के जवाब देते हैं, तो ये तो आपके लिए परेशानी बढ़ गई है। नहीं मारिया जी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। परेशानी किसके लिए बढ़ी है ये नीरज जी जानते हैं बहुत बेहतर। जब केजरीवाल जी बाहर आकर के ये बात बोलेंगे कि ये तो लोग सिर्फ मुझसे डरते हैं, इनको तो सिर्फ केजरीवाल का डर सता रहा है, सिर्फ मैं इनका मुकाबला कर सकता हूं, तो उसी टाइम पसीने छूट गए थे राहुल जी से लेकर के, तेजस्वी जी से लेकर के, स्टालिन जी सबके, कि ये तो बाहर आए हैं तो हम पे ही बरस रहा है। क्योंकि अभी तक राहुल जी इतने दिन से कर रहे थे, पर नीरज जी ने एक शो में नहीं बोला कि वो अच्छे ओरेटर हैं। अच्छा ओरेटर तो अब आया, 20 दिन के लिए टहलने के लिए आए हैं। ये लोकतंत्र को रोज मारने वाले लोगों को ये भी नहीं पता था कि कभी लोकतंत्र अमर है तो उसके लिए हम कुछ अच्छी बातें बोल दें, पर अब तो बाहर आ गए, पूरा मौका मिल रहा है। लोगों के बीच में जाइए, लोगों के सामने मुद्दा बिल्कुल साफ है। लोगों के पास मैं बस 5 सेकंड आप याद करिए, एक ऐसे किरदार, राजनीतिक किरदार से आप डील कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल में, जो कि पहला व्यंग बाण जो है वो शीला दीक्षित पर करते थे। बहुत चीजें हुई थी। अब निर्भया जी का एक बहुत ही दुखद दुर्घटना दिल्ली में हुई, और उसके बाद ऑटो रिक्शा के जो पीछे के हिस्से थे उन पे क्या लिखा गया। आज उसी दिल्ली में मैं देख रही हूँ कि मेहरौली में जब ये रोड शो निकला, आप ये समझ लीजिए कि इंच इंच मैंने नापा है आज गलियों का, और मुझे ये भी नज़ारा दिखा कि कांग्रेस का एक दल जो है वो कांग्रेस का झंडा लेके और हाथ लेके और केजरीवाल जी को माला पहनाने के लिए खड़ा था। आप दिल्ली में घूम के पूछ लीजिए लोगों से, यहाँ के लोकप्रिय अब वो नहीं रही शीला दीक्षित आज भी, और वही केजरीवाल जी थोड़े दिन के बाद दिखता था कि शीला जी से उन्होंने अपने रिश्ते अच्छे किए। तो किस तरह के किरदार से आप डील कर रहे हैं राजनीति में, जी, तो इसकी चिंता हमें होगी, पक्ष जो है आपको भूलना नहीं चाहिए कि अपने कद से ऊंचे को जब आप लॉब करते हैं तो बॉल जो है जाके वहां पे मार सकती है। और ये बार बार आज नहीं, कब से, कोविड के समय से हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि अरविंद जी जो है वो दिल्ली के मुखिया होने की हैसियत से उनकी जो नीतियां होती थी कोविड को लेके, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसमें काफी कुछ नोकझोंक चलती रहती थी। तो ये एक बात है कि केंद्र की सरकार भी इसी भूखंड में, राज्य की सरकार भी इसी भूखंड में, इसी बात की अहमियत है। तो आज जब वो निकले तो देश के सामने के मुद्दे इंडिया अलायंस के बजाय पूरा देश जो है वो सुना आज। अब देखिए अब क्या हो गया, कहां से कहां बातें पूरी पहुंच गई। जी बस 10 सेकंड जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से हमें मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं। मैं बिल्कुल मनीषा जी की बात से एग्री करता हूं, इसीलिए तो चिंता कांग्रेस पार्टी को है, पर उनके एक पॉलिटिकल किरदार की ज्यादा चिंता हमको नहीं है। जो ईडी के नोटिस को वो नहीं कह रहे थे ना, और कहते मध्य प्रदेश में जाना है, वहां नोटा से भी छोटा आए थे और गुजरात में लिख करके साइन करके दिया था पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार हमारी बन रही है, और क्या हालत हुई, 126 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। इसलिए पॉलिटिकल किरदार की चिंता हमको नहीं है, चिंता तो उनको है जिनके साथ बैठे थे। शीला जी को क्या कुछ नहीं कहा और आज कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, तो चिंता उन्हीं को होगी। थोड़ा कियोस्क तो रहेगा यहाँ पर, उनके खिलाफ है पंजाब में, और यहाँ पर साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ नैरेटिव में तो कुछ कंफ्यूजन। दो छोटी छोटी बातें, एक तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की पराकाष्ठा पार कर दी सिद्धार्थ ने,
क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जैसा अहंकार है वैसे इनके प्रवक्ता का है, क्योंकि वो अपने गठबंधन के साथी को इज्जत वो नहीं देते, वो हमसे भी उम्मीद करते हैं कि हम वैसी बात करें। और दिल्ली में तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यमुना में पानी बहुत बह चुका है। आज जो वो आरएसएस की जो पिछले 75 साल की जो साजिश थी उस संविधान को खत्म करने की, उस संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग साथ आए। और जहां तक रही पंजाब की बात, वो तो आपको पता ही है ना, ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि भाजपा का तो खाता नहीं खुल रहा है। वो तो जो भी नंबर्स आएंगे वो तो इंडिया गठबंधन के पास आने वाले हैं। लास्ट वर्ड राम कृपाल जी के लिए। यमुना में बहुत पानी मारिया जी बहुत हो गई जो आप साफ नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि केजरीवाल के बाहर आने से वोट पर क्या फर्क पड़ेगा मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वोटर 90% वोटर डिसाइडेड होता है। हम ही लोग जितने हैं बैठे, किसी से पूछ लीजिए कि किसी ने किसी का भाषण सुन करके अपना मन बदला है क्या? आपको कोई नहीं मिलेगा। तो जनता जो है वो ज़्यादा विसंगतियों को यथार्थ ढंग से जीती है, वो सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को, बहुत आर्थिक विसंगतियों को जीती है, वो एकदम डिसाइडेड पहले से रहती है। तो मेरा ये कहना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह आ जाए, उससे जरूरी नहीं कि आपका वोटर बढ़ जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया ओबीसी 2014, 17, 19, 22 4 साल में 10 सालों में 4 इलेक्शन हुए। चारों इलेक्शन में ओबीसी बीजेपी से इंटैक्ट है। अब वो केजरीवाल के जेल रहने या बाहर निकलने से ओबीसी कहीं नहीं जाने वाला है। और मध्य प्रदेश में जो अभी चुनाव आया है, बिकॉज ऑफ ओबीसी इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो मेरा ये कहना है कि जो समाज का सबसे बड़ा तबका है ओबीसी, जो 100 में 60, मारिया जी, वो राहुल जी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ता है। तो इस देश का जो ओबीसी है आज वो राहुल जी की बात सुन रहा है कि जातिगत जनगणना होगी, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को बार बार बोलना पड़ रहा है। मेरा बस ये कहना है कि ये सब जो इश्यूज हैं, ये क्या बस सोशल मीडिया और नैरेटिव सेटिंग में है या जनता भी इस पर सोच रही है? आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में इनके 3 इशू थे। राहुल गांधी ने कहा जातीय जनगणना, इंडिया अलायंस, और एक और कोई चीज थी, मैं उसको भूल गया क्या। सारे इशू फेल हो गए। आपने जातीय जनगणना की बात कर दी थी नीतीश कुमार, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसके बाद नीतीश कुमार खुद ही गायब हाँ हो गए। वही देखिए, आरक्षण पे मेरा भी जो लेटेस्ट लेख आया उसमें बिल्कुल क्लियरली है कि अगर आरक्षण की बात, ओबीसी की बात होगी तो जातीय जनगणना कराना एक संवैधानिक मजबूरी होगी। पर मैं अभी अरेस्ट वाली बात पे हूँ। अरेस्ट वाली बात पे 3 बातें आएंगी। पहली बात ये कि लोगों को जेल में बंद रहने पर वोट देने का संवैधानिक अधिकार हासिल नहीं है। अगर कोई जेल में बंद है तो वोट नहीं दे सकता है, लेकिन उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, बशर्ते वो कन्विक्टेड नहीं हो 2 साल से ज़्यादा। अब क्या चुनाव प्रचार जीवन के अधिकार की तरह महत्वपूर्ण, और चुनाव प्रचार के लिए अगर लोगों को बेल मिलने लगी तो हर आदमी नॉमिनेशन करेगा और बोलेगा कि मुझे बेल मिलनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एक नए तरीके का जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है, जो कानून और अदालतों के लिए एक नई चुनौती रहेगा। चलिए देखते हैं आगे, इस पर बहस जारी रहेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीषा प्रियम, राम कृपाल सिंह, नीरज मिश्रा, विराग गुप्ता, सिद्धार्थ यादव और एडवोकेट अनमोल पवार। मुकाबला में बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर से आएंगे आपके पास और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछले 10 साल में अन्यायकाल चला है, जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार के ऊपर जो मार पड़ी है, और सबसे बड़ी मार करने की जो कोशिश उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट, उस संविधान पर की गई, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने अपना न्याय पत्र जनता के बीच में रख दिया है। लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, वो जो भाजपा की कथनी और करनी का फर्क पिछले 10 साल में देश की जनता देख रही थी, ये उसी के ऊपर एक कदम बढ़कर उन्होंने कहा है। जब बाकी नेताओं के लिए 75 साल का पैमाना है, तो क्या प्रधानमंत्री जी, जो अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता बताते हैं, क्या उनके लिए वो पैमाना बदल दिया जाएगा? आप जेल से निकल करके आए, चलते चुनाव में ऐसी बातें बहकी बहकी केजरीवाल जी करेंगे, उसका जवाब दे दिया, तो उसकी जवाब की टाइमिंग पर तो प्रश्न पूछा जा रहा है, पर सवाल की टाइमिंग का मतलब कौन निकालेगा?
कोई बात जो गलत है, बनती नहीं। ये टाइमिंग चुनाव, पॉलिटिकल है। ये जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव मतलब अरविंद केजरीवाल जी की, मैं कई बार मेरी संवेदनाएं उनके साथ, 50 दिन वो जेल में रहे, कई बार बहक जाते हैं, पूरी दिल्ली को दारू में बहा दिया था, वहां जाके अंदर पता नहीं कैसे लोगों की संगत रही होगी। पर बाहर आकर के जब उनका कार्यकर्ता शायद उनसे अपेक्षा कर रहा था कि कुछ तो वो आकर के ऐसे बात बोलेंगे, कुछ तो वो बात करेंगे, वो ख्याली पुलाव निकालने लगे।